हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर अनस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीएसई का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक करवा दिया था। आज हम 29 से लेकर के 34 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एमएल अग्रवाल की बुक से करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.5 है क्या। देखो 29 क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बाई रोड बिटवीन टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर एंड बाई रेल, मतलब इसमें एक है रोड से डिस्टेंस, एक रेल से। ठीक, तो द डिस्टेंस बाई रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 kilometer and by rail it is 208 kilometer. A car travels at a speed of x kilometer and the train travels at a speed of 16 kilometer faster than the car. देखो यहाँ पर कार का एक केस है, एक ट्रेन का केस है। ठीक, तो देखो यहाँ पर दो कॉलम बनाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखो कार के लिए फॉर कार का एक केस है, एक ट्रेन का केस है। ठीक है, दो केस हैं, गौर से समझिए आप। एक कार का केस है, एक ट्रेन का केस है। ठीक है, अब देखिए गौर से, बोला जा रहा है कार वाले में क्या है, द डिस्टेंस बाई रोड मतलब वही कार, बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है, डी मतलब डिस्टेंस 216 किलोमीटर है। ठीक है, एंड बाई रेल इट इज 208 किलोमीटर। रेल से कितना डिस्टेंस है, 208 है, रेल से 8 है, तो रेल से 8 हो जाएगा। ठीक है, रेल से 8 है। चलिए करते हैं रेल, तो फॉर ट्रेन या रेल से डिस्टेंस कितना है, 208 है, 208 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, जो कार की स्पीड है वो x है, कार की स्पीड x है। ठीक है, तो कार वाले केस में स्पीड कितना हो जाएगा, x है। कार वाले केस में देखो लिखा ना, द कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर, तो कार वाले केस में स्पीड x है। एंड द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड विच इज 13 किलोमीटर, विच इज 16 किलोमीटर फास्टर देन द कार, मतलब जो ट्रेन है ना 16 किलोमीटर फास्टर है कार के मुकाबले। मतलब जो ट्रेन हमारी है या रेल जो हमारी है, ट्रेन जो है उसकी स्पीड 16 किलोमीटर ज़्यादा है कार के मुकाबले। 16 किलोमीटर ज़्यादा कर दूंगा ट्रेन को, 16 किलोमीटर ज़्यादा करूंगा। देखो कार के मुकाबले 16 किलोमीटर ज़्यादा है ना, तो कार का x है तो x प्लस 16 कर दूंगा, तो ये हमारी स्पीड हो जाए, किलोमीटर पर आवर लिख लूँगा। ठीक है, तो ये ट्रेन से स्पीड हो गई, ये कार की स्पीड हो गई। देखो अब क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाई कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम टाउन ए इन टर्म ऑफ एक्स, द टाइम टेकन बाई कार, तो कार ने कितना समय लगाया वो निकालना है। तो कार वाले का टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। चलो, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 216, स्पीड x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, टाइम आ गया। ये पहला हो गया। दूसरे वाले में बोल रहा है द टाइम टेकन बाई ट्रेन का टाइम, तो इसका टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 208, स्पीड कितना है 16 प्लस x है, ये स्पीड है। तो भाई ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर, क्योंकि x के टर्म में बताना था। ठीक है, तो कार ने कितना टाइम लिया वो हो गया, और ट्रेन ने कितना टाइम लिया वो हो गया। ठीक, तो ये कार का टाइम हो गया, ये ट्रेन का टाइम हो गया। देखो थर्ड वाला, ये ट्रेन का टाइम हो गया। ठीक, ये ट्रेन का टाइम आ चुका है, ये है। अब देखो इफ ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस, जाहिर सी बात है भाई, जो ट्रेन है वो ना 2 घंटा कम ले रही है, ट्रेन जो है ना 2 घंटा कम ले रही है, तो भाई ये ट्रेन का टाइम है, ये 2 घंटा कम है और ये 2 घंटा ज़्यादा है। तो अब इन दोनों को यूज़ करके इक्वेशन बनानी है। देखो गौर से देखो, यहाँ पर गौर से देखो आप, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इक्वेशन कैसे बनानी है। ये हमारा जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये हमारा टाइम है, कार का टाइम है, कार का इतना समय लगा, और ट्रेन में कितना समय लगा, ट्रेन में इतना समय लगा। ठीक, 16 प्लस x,
ये ट्रेन का है, तो ट्रेन में 2 घंटा कम लगा है, ट्रेन का टाइम 2 घंटा कम है, तो ट्रेन का टाइम ये 2 घंटा कम है ना, ये ट्रेन का टाइम है, ये 2 घंटा कम है, और ये कार का है, कार का 2 घंटा ज़्यादा है ट्रेन के मुकाबले, तो भाई ये कम है, ये ट्रेन का ये कम है, तो भाई मुझे दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना ना, इक्वेशन बनानी है, दोनों को इक्वल करना है, तो ये कम है तो भाई मैं इसको दे दूंगा, कितना घंटा कम है, 2 घंटा कम, ये टाइम है, ये टाइम है, ये देखो टाइम इज इक्वल टू दिस, ये टाइम है, तो ट्रेन 2 घंटा कम ले रही है तो मैं ट्रेन को 2 घंटा दे दूंगा ताकि दोनों बराबर हो जाएं, मुझे दोनों को बराबर करना है, तो भाई ये ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का टाइम 2 घंटा कम है कार के मुकाबले, तो मैं ट्रेन को 2 घंटा दे दूंगा ताकि दोनों का टाइम बराबर हो जाए, हमें इक्वेशन बनानी, हमें दोनों को बराबर करना है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ये इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अब थोड़ा जगह हो गई ना, अब देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाई विद अ विंड, एक एरोप्लेन है वो हवा के साथ उड़ रहा है ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो हवा की स्पीड है, ये किसकी स्पीड है, विंड की स्पीड है, याद रखिएगा ये विंड की स्पीड है। देखो एक एरोप्लेन है वो हवा के साथ जब उड़ रहा है तो हवा की स्पीड इतनी है, तो 40 मिनट कम ले रहा है, 40 मिनट कम ले रहा है टू फ्लाई 3600 किलोमीटर देन व्हाट इट वुड हैव टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द विंड। देखो एक बार विद द विंड है, पहला केस है विद द विंड, दूसरा केस है अगेंस्ट द विंड, ठीक, तो 2 केस हुए, एक विद द विंड हो गया हवा के साथ वाला केस, एक हवा के खिलाफ वाला केस, तो 2 केस हो गए। देखो गौर से आप देखो, पहला केस है फ्लाई विद विंड, विंड के साथ हवा के साथ जब फ्लाई करेगा तब वाला केस हो जाएगा, एक होगा, ठीक है, एक क्या केस हो जाएगा, एक होगा फ्लाई अगेंस्ट द विंड, ठीक। देखो इसके पहले यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द प्लेन्स स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन स्टिल वाटर, तो ठहरे हुए हवा में जो प्लेन की स्पीड है वो कितनी होगी वो पता करना है। तो एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इस चीज़ को x मान लेते हैं, इस चीज़ को x मान लेंगे, तो लेट प्लेन्स स्पीड ऑफ फ्लाइंग in still air be x। तो देखो, तो ठहरे हुए हवा में प्लेन की स्पीड x है, ठहरे हुए हवा में प्लेन की स्पीड कितनी है, x है, तो ठहरे हुए हवा में प्लेन की स्पीड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप करते हैं इसको, ठहरे हुए हवा में प्लेन की स्पीड जो है वो x है, तो यहाँ पर अब जो है हमारा जो एरोप्लेन है वो एक बार हवा के साथ साथ उड़ेगा, जैसे हवा इधर चल रही है तो प्लेन भी हमारा उधर ही उड़ेगा। एक दूसरा केस है अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द विंड मतलब होता है जैसे हवा इधर चल रही है तो हमारा जो प्लेन होगा उधर जाएगा, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। तो लिख देता हूँ 2 केस हैं, पहला केस होगा फ्लाई विद विंड, हवा के साथ उड़ना विद विंड, तो हमारा जो प्लेन है पहले हवा के साथ उड़ वाला केस ले लेते हैं, हवा के साथ जब उड़ेगा, तो फ्लाई अगेंस्ट द विंड, 2 केस हो जाएंगे, ठीक। तो ये 2, पहला केस दूसरा केस, 2 केस हैं, ठीक। अब देखो करते हैं, तो भाई BOT बॉट कैसे हो भाई, आप अगर 10th में हो तो भाई बताओ, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बताना। अब देखो यहाँ पर गौर से, फ्लाई विद विंड, तो हवा के साथ जब उड़ेगा वो वाला एक केस ले लेंगे, जब हवा के खिलाफ उड़ेगा हमारा प्लेन वो वाला एक केस ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर एन एरोप्लेन फ्लाई विद अ विंड ऑफ स्पीड, तो भाई विंड की स्पीड है, ये क्या है, विंड की स्पीड है, तो ये विंड की स्पीड है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड ऑफ विंड जो है वो ये है, स्पीड ऑफ विंड, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ विंड को ये है, स्पीड ऑफ विंड है, याद रखिएगा ये हवा की स्पीड है। टेक 40 मिनट लेस टू फ्लाई 3600, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3600 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक।
ये 3600 डिस्टेंस हो गया। और जब देखो हवा के साथ उड़ रहा है तब डिस्टेंस ये है, जब हवा के खिलाफ उड़ेगा तब भी डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पर भी वही है 3600 किलोमीटर। ठीक है, टेक 40 मिनट लेस टू फ्लाई 3600 किलोमीटर देन व्हाट इट वुड हैव टेकन टू फ्लाई अगेंस्ट द विंड। अब देखो जब हवा के साथ उड़ेगा तो स्पीड कितनी रहेगी, तो हवा के साथ उड़ने पर स्पीड कितनी रहेगी भाई। देखो ये हवा की स्पीड है, ये एयर की स्पीड है, ये क्या है, स्पीड ऑफ एयर है, ये स्पीड ऑफ एयर है। ठीक, स्पीड ऑफ एयर है, ये हवा की स्पीड है। ठीक, ये स्पीड ऑफ एयर है। देखो हवा को जो स्पीड होगी वो, और जो हवा की स्पीड जो होगी वो, और जो प्लेन की स्पीड होगी ठहरे हुए हवा में वो, तो भाई प्लेन की स्पीड ठहरे हुए हवा में कितनी है। देखो प्लेन की स्पीड ठहरे हुए हवा में x है। ठीक, तो देखो यहाँ लिखा नहीं है प्लेन्स स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन स्टिल एयर। ठीक, तो स्टिल एयर मतलब ठहरे हुए हवा में जो प्लेन की स्पीड है वो x है और हवा की स्पीड है 30, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन हवा के साथ उड़ रहा है, तो हवा के साथ उड़ने को क्या बोलते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो इसको आप डाउन स्ट्रीम भी बोल सकते हो, ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है, ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है। ठीक, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है, समझ गए कि नहीं, जैसे आप पानी में नाव चला रहे हो तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं होता है, तो वही होता है। फ्लाई विद विंड मतलब हवा के साथ साथ उड़ना, मतलब डाउन स्ट्रीम वाला केस समझ सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ इसको, अप स्ट्रीम आप समझ सकते हो। अप स्ट्रीम मतलब होता है लहर के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट को ले जाना, मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अपने जहाज को ले जाना, तो अप स्ट्रीम वाला केस है ये अप स्ट्रीम है। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जानते हो ना, तो समझ गए ना। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है, स्ट्रीम मतलब ऐसे पानी वाले केस में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक, तो देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाती है ना, ये हवा की स्पीड है और ये वो एरोप्लेन की स्पीड है, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक, ये जुड़ गई। यहाँ पर स्पीड घट जाती है ना, याद है ना, स्पीड क्या होती है भाई, ठहरे हुए हवा में स्पीड x है। ठीक, ठहरे हुए हवा में स्पीड प्लेन की x है, और ये हवा की स्पीड कितनी, हवा की स्पीड 30 है, तो 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ये हवा की स्पीड है। ठीक है, याद रखिएगा स्पीड ऑफ एयर है ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, डाउन स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद होना चाहिए आपको। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 3600 और टाइम कितना है x + 30 बोल दो, चाहे 30 + x बोल दो। और यहाँ पर देखो टाइम कितना है, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 3600 और स्पीड है x - 30, ये हो जाएगा। ठीक, देखो ये टाइम हो गया, समझ लो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है, ये अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये अप स्ट्रीम का टाइम है। अप स्ट्रीम का मतलब जानते ही हो ना, जब बोट वाले केस में अप स्ट्रीम बोलते हैं और हवा में हमारा प्लेन उड़ रहा है तो इसे बोलेंगे फ्लाई अगेंस्ट द विंड। ठीक, अगेंस्ट द विंड मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को उड़ाना। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में उड़ा रहे हैं, इस वजह से हमारी स्पीड कम हो जा रही है ये। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एरोप्लेन फ्लाई विद अ विंड ऑफ 30 km/h टेक्स 40 मिनट लेस। तो भाई आप हवा के साथ उड़ोगे ना तो 40 मिनट कम लगेगा। हवा के साथ उड़ रहे हो, हवा जिधर चल रही उधर ही उड़ा रहे हो अपनी प्लेन, तो इसमें से 40 मिनट कम लग रहा है। अगर आप हवा के अपोजिट जाते ना तो 40 मिनट ज़्यादा लगता। तो भाई ये जो टाइम है, ये टाइम और ये टाइम में दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो ये टाइम है, ये एक टाइम है, एक ये टाइम है, एक ये टाइम है। यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर जो है ना स्पीड कम हुई है, स्पीड कम हो गई है, इस वजह से यहाँ टाइम ज़्यादा लगा है। भाई अपने एरोप्लेन को आप जो है हवा के खिलाफ ले जाओगे तो टाइम जो है ना ज़्यादा लग जाएगा। तो ये टाइम जो है यहाँ पर स्पीड कम हो गई ना तो टाइम ज़्यादा लगा है, स्पीड कम हुई है टाइम ज़्यादा लग गया, 40 मिनट यहाँ ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो ये 40 मिनट ज़्यादा है और ये 40 मिनट इसमें कम लगा है, तो इसमें 40 मिनट कम लगा, इस वजह से इसको 40 मिनट दे देंगे। 40 मिनट मतलब इसको आवर बदल देंगे तो 40/60 हो जाएगा।
40 मिनट है ना, 40 मिनट को आवर बदलते हैं, 40 मिनट को आवर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, तो ये 2/3 आवर हो जाएगा, ठीक 2/3। तो भाई देखो ये हवा के साथ साथ जा रहे हैं तो मतलब 40 मिनट इसमें कम लगा है, तो ये टाइम 40 मिनट कम है, 40 मिनट मतलब 2/3 आवर, तो इसको 2/3 आवर दे देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि भाई ये हवा के साथ उड़ रहा है ना हमारा प्लेन, तो ये टाइम जो है ना ये टाइम कम है, ये 2/3 आवर कम है, इस वजह से इसको 2/3 आवर दे देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, इक्वेशन हमारी बन जाए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन सिर्फ बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, A school bus transported an excursion party to a picnic spot 150 km away. While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed 5 km and it took 1 hour longer to make the return trip. Find the time taken to return. देखो यहाँ पर दो केस हुए। पहला केस वो हुआ कि जब हमारी जो बस जा रही थी, जाते मान लो यहाँ पर एक पहला केस ये हुआ कि जब बारिश नहीं हो रही थी, दूसरा केस ये हुआ जब बारिश हो रही थी। तो दो केस हुए कि नहीं, यहाँ पर आप खुद ही सोचो भाई। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं वाइल रिटर्निंग, वापस लौटते समय बारिश होने लगी तो उसको अपनी स्पीड 5 कम करनी पड़ गई, अपनी स्पीड 5 कम करनी पड़ गई। मतलब शुरुआत में जब बारिश नहीं हो रही थी तब स्पीड कितनी थी, तब स्पीड x रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं तो नो रेन मतलब जब बारिश नहीं थी तब वाला केस है, जब हैवी रेन था तब वाला केस, ठीक। दो केस हैं, ठीक। देखो जब बारिश नहीं हो रही थी तब का एक केस लेंगे और जब बारिश हो रही थी तब का एक केस लेंगे, दो केस ले करके वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे। देखो एन स्कूल बस ट्रांसपोर्टेड एन एक्सकर्शन पार्टी टू अ पिकनिक स्पॉट 150 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर अवे। वाइल रिटर्निंग इट वॉज रेनिंग, वापस लौटते समय बारिश होने लगी। एंड द बस, समझ लो जाने का समय है, जाते समय बारिश नहीं हो रही थी, ये लौटते समय का केस है, ठीक है। वाइल रिटर्निंग इट वाज रेनिंग एंड द बस हैड टू रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो लौटते समय स्पीड को इसको कम करना पड़ा, इनको स्पीड कितना कम करना पड़ा, 5 कम करना पड़ा। तो भाई जाते समय जो स्पीड थी उसको आप x मान लो, ठीक है। जाते समय स्पीड कितनी थी जब बारिश नहीं हो रही थी, मतलब ये जाते समय का केस है, ठीक है। जाते समय स्पीड जो थी x थी, x मान लो x किलोमीटर पर आवर। फिर जब बारिश होने लगी लौटते समय तो भाई स्पीड 5 कम करना पड़ गया, 5 x में से 5 कम कर दो, x में से 5 कम कर दो, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक। तो लौटते समय x - 5 स्पीड हो गई बारिश की वजह से, और जाते समय बारिश नहीं हो रही थी इस वजह से x किलोमीटर स्पीड थी। डिस्टेंस तो जाते समय और आते समय डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा, तो डिस्टेंस दोनों केस में 150 लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, जैसे देखो इसके पहले वाला 30 वाला जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। तो टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकलेगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 150 है, स्पीड x है, यहाँ से भी टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इतना भाई बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे 30 वाला किया था ना वैसे यहाँ पर भी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 150 है, स्पीड कितना है x - 5 है, ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप खुद ही सोचो, बारिश की वजह से उसने स्पीड कम करी है, बारिश की वजह से स्पीड कम करी है तो टाइम ज़्यादा लग गया होगा ना। तो वही बोल रहे हैं देन इट टुक 1 आवर लॉन्गर, तब 1 घंटा ज़्यादा लगेगा बारिश की वजह से। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ये टाइम है, जब बारिश हो रही थी तब इतना समय लगा, जब बारिश नहीं हो रही थी तब इतना समय लगा। तो दोनों को बराबर करना है हमको, किसी तरीके से बराबर करने का मतलब इक्वेशन बनानी है।
देखो यहाँ पर जो है ना बारिश की वजह से स्पीड कम करनी पड़ी ना, स्पीड कम करनी पड़ी मतलब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा। ये जो टाइम है ना, ये टाइम है, आप गौर से देखो, ये टाइम है, ये जो टाइम है ना 1 घंटा ज़्यादा है, और ये जो टाइम है ना 1 घंटा कम है, ये भी टाइम है, ये 1 घंटा कम है, तो भाई इसको 1 घंटा दे दो ताकि दोनों बराबर हो जाएं। दोनों को बराबर करना है ना हमें। भाई बारिश की वजह से यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा लगा है, तो ये 1 घंटा ज़्यादा है, ये जो टाइम है 1 घंटा ज़्यादा है, और ये बारिश नहीं हो रही थी तब 1 घंटा इसमें कम लगा था, मतलब 1 घंटा कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना भाई, ये ज़्यादा है, तो इसको आप जो है ना इसको 1 ज़्यादा कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। हमें दोनों को बराबर करना होता है, दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो ये बारिश के समय टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो जो ज़्यादा टाइम था तो भाई ये कम टाइम था, तो भाई इसको मैं कितना, ये कम था, 1 कम था तो इसको 1 दे दिया ताकि दोनों बराबर हो जाएं। हमें इक्वेशन बनानी है, क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन बनानी है, दोनों को इक्वल करना है। तो कम था तो इसको 1 दे दिया ताकि बराबर हो गया, क्योंकि 1 ही घंटा तो ये कम था, समझ गए, इक्वेशन बन गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो आप जो है ना 150 है, ये x - 5 है, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज देंगे 150/x, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो यहाँ से जो है 150 कॉमन ले लो, यहाँ 1/x - 5 - 1/x, ये 150 को डिवाइड भेज दो। अगर आप इसको कॉमन नहीं लोगे ना तो आप बहुत लेंदी हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। 150 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भेज दो 150 को, ठीक है, ये हो गया। अब जो है ना आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप सोल्यूशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी लेक्चर्स में मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने का तरीका बताया है, कई तरीके से मैंने सोल्यूशन निकालना सिखाया है, ठीक है। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहाँ पर ये 31 वाला हो गया, अब यहाँ पर 32 करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। यहाँ पर देखो, अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब लहर के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव ले जाना, जैसे लहर इधर जा रही है तो अपनी नाव को इधर ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अप द स्ट्रीम हो गया, एक केस हो गया, लहर के अपोजिट डायरेक्शन में जाना मतलब अप स्ट्रीम, एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, तो 2 केस हुए कि नहीं, एक अप स्ट्रीम वाला केस हो गया, एक डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया। देखो सभी क्वेश्चन में एक ही तरह कर रहा हूँ, पहला वाला केस हो जाएगा अप स्ट्रीम वाला केस, दूसरा वाला केस हो जाएगा डाउन स्ट्रीम वाला केस, ठीक। देखो जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला केस रहे ना, तो उसके लिए आप एक थोड़ा सा भाई याद कर लीजिए कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, आप उसको x मान लिया करिए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। स्पीड ऑफ बोट ये जो रहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में जो बोट की स्पीड है, नाव की स्पीड है। देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब ठहरे हुए पानी में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x मान लीजिए आप, x किलोमीटर/आवर, ठीक। ठहरे हुए पानी में नाव की स्पीड x मान लो, और क्या दिया, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर नहीं दिया होता तो उसको y मानता मैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया होता तो y मानता, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो दिया होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ पता होगा तभी आप कर पाओगे। देखो अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड जो है उसको x मानना है, और लहर, स्ट्रीम मतलब लहर होता है, लहर की स्पीड को y मानना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही दिया था 1.5 किलोमीटर/आवर, अगर नहीं दिया होता तो y मान लीजिएगा आप, ठीक। तो सबसे पहले यही किया करिए। क्वेश्चन आप कुछ भी हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बस हो, और वो क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए, आप सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x मानो, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको y मान लो, ठीक। ये 2 चीज़ सबसे पहले करना है। अब देखो यहाँ पर अप स्ट्रीम वाला केस है, अप स्ट्रीम, अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाला केस है, डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ पर अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है लहर के साथ अपनी बोट को ले जाना, ठीक, सॉरी अपोजिट जाना, लहर के अपोजिट अपनी बोट को ले जाना, लहर के अपोजिट
अपनी बोट ले जाना, अपनी बोट ले जाना, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब होता है लहर के अपोजिट अपनी बोट ले जाना, और डाउन स्ट्रीम मतलब होता है लहर के साथ साथ अपनी बोट को भी चलाना या ले जाना, ठीक है। लहर के साथ साथ लिख देता हूँ, लहर के साथ साथ, ठीक है। तो इतना थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ समझाने के लिए। देखो, अप स्ट्रीम मतलब होता है कि लहर जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है, तब वाला केस, ठीक है। तो देखो अप स्ट्रीम हो गया, देखो अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, ठीक। एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, ठीक। इन 6 आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों का टाइम मिला करके 6 आवर है। अब देखो यहाँ पर स्पीड निकाल लो, लहर के अपोजिट जाओगे अपनी बोट को लेकर के तो स्पीड कितनी हो जाएगी, लहर के साथ साथ जाओगे, डाउन स्ट्रीम मतलब तो लहर के साथ साथ अपनी बोट को ले जाओगे तब स्पीड कितनी होगी। भाई देखो लहर के साथ साथ जा रहे हो, इसका मतलब जो लहर की स्पीड होगी वो तुम्हारी बोट की स्पीड से जुड़ जाएगी, थोड़ा सा फास्ट जाओगे, है ना। देखो ठहरे हुए पानी में जो बोट की स्पीड है वो और जो लहर की स्पीड है वो दोनों जुड़ जाता है। डाउन द स्ट्रीम मतलब लहर के साथ साथ जाते हैं। जब डाउन स्ट्रीम की बात होती है तो जो ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड है और जो लहर की स्पीड है दोनों जुड़ जाती है। ये रख लो यार भाई किसी तरीके से। देखो यहाँ पर जब भी बोले कि डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड बताइए, डाउन स्ट्रीम मतलब लहर के साथ साथ जाओगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो जो ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड है और जो लहर की स्पीड दोनों को जोड़ दो। अब देखो अप स्ट्रीम मतलब होता है आप जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड कितनी x है, x में से लहर की स्पीड को घटा दो क्योंकि लहर आपके अगेंस्ट है, लहर आपके अगेंस्ट है, इस वजह से आप लहर की स्पीड को घटा दीजिए। याद रखिएगा x माइनस 1.5 करिएगा, अगर 1.5 माइनस x कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस और स्पीड है तो टाइम निकाल लो, तो ये अप स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 10 है, स्पीड कितना है 1.x माइनस 1.5, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन, याद कर लीजिए टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सभी क्वेश्चंस को एक ही तरीके से कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने किए हैं सब इसी तरीके से कर रहा हूँ, 2 कॉलम बना लेता हूँ ऐसे, देखो इधर और उधर। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 है और स्पीड कितना है x प्लस 1.5, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर गौर से आप देखो, ये लहर के साथ साथ जा रहा है तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। बोट की स्पीड लहर की स्पीड जुड़ गई है तो बढ़ गई है, तो भाई स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे समय कम लगेगा, और यहाँ पर लहर के अगेंस्ट जा रहा हो ना अपना बोट लेके मैं, तो भाई जो है ना यहाँ पे जो टाइम है टाइम बढ़ जाएगा, ये टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो गई मतलब टाइम बढ़ जाएगा। तो ये टाइम है एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, देखो एक ये टाइम है, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है, ये टाइम है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है लेकिन ये है क्या टाइम है। तो जब लहर के साथ साथ आप जा रहे थे जब इतना समय लग रहा था, जब लहर के अपोजिट डायरेक्शन में आप लेके जाओगे तब इतना समय लग रहा है, तो भाई कौन सा समय ज़्यादा है, इन दोनों में से कौन सा टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 6 आवर। कह रहा है दोनों जो टाइम है इन दोनों टाइम को मिला दोगे तो 6 आवर आएगा, मतलब डाउन द स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम करोगे दोनों को मिला दोगे तो 6 आवर आएगा, तो दोनों को ऐड कर दो। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 6 आवर, ठीक 6 आवर लग रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये एक टाइम है एक ये टाइम है, तो ये जो टाइम है ये अप स्ट्रीम का टाइम है डाउन स्ट्रीम का टाइम है, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो हमारा 6 आवर आ जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे तो 1/x माइनस 1.5,
यहाँ पर प्लस 1/x प्लस 1.5, यहाँ पर 6, ये 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा ये ऐसे। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1.5 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 1.5। नीचे क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1.5 है ये, और यहाँ पर x प्लस 1.5, ये काट लेंगे, 2 3 जा 2 5 जा 3/5। देखो यहाँ पर क्या है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, 1x और 1x 2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना भाई, ये यहाँ पे क्या है, x माइनस 1.5 है, यहाँ पर x प्लस 1.5 है। आप देखो ना, a माइनस बी है ये, और ये a प्लस बी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा हमारा आंसर x स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं, ये होगा हमारा आंसर। तो वही तो लिखा हूँ, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर, x स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ, तो 2.25 हो जाएगा। तो ये अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा चुका हूँ, मैं इसको सॉल्व करके नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है हमारा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स। चलिए इसको करते हैं। 2 पाइप रनिंग टुगेदर, देखो 2 पाइप एक साथ चालू हैं, तो वो एक टंकी को 11 होल 1/9 मिनट्स में भर दे रहे हैं। दोनों एक साथ खोल देंगे पाइप को, तो 11 पॉइंट समथिंग मिनट्स में फिल कर देंगे टंकी को। इफ़ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन दी अदर टू फिल द टैंक। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जो पहला पाइप है, वन पाइप मतलब पहला पाइप समझ लीजिए, पहला पाइप है वो 5 मिनट ज़्यादा लगाता है। ठीक है, पहला जो पाइप है अगर अकेले भरेगा टंकी को तो 5 मिनट ज़्यादा लगाएगा दूसरे के मुकाबले। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। अब देखो यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक में एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो वन पाइप मतलब फर्स्ट पाइप, इसको समझ लेते हैं, फर्स्ट पाइप, ये फर्स्ट पाइप चलो ले लेता हूँ, फर्स्ट पाइप। वन मतलब एक पाइप, कोई भी एक पाइप ना, फर्स्ट पाइप इसको ले लेता हूँ चलो समझने के लिए। फर्स्ट पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर मतलब 5 प्लस, 5 मिनट्स मोर मतलब 5 प्लस देन दी अदर, 5 प्लस अदर मतलब सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक, सेकेंड पाइप टेक्स टू फिल द टैंक। देखो आप समझो, फर्स्ट पाइप टेक्स टाइम, लिख देता हूँ अच्छे से, फर्स्ट पाइप टेक टाइम्स टू फिल द टैंक। देखो फर्स्ट पाइप जो है ना 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है सेकंड के मुकाबले। ठीक, सेकेंड पाइप टेक्स फिल द टैंक, सेकेंड पाइप टेक्स टाइम, यहाँ पे टाइम लगा देता हूँ, टाइम। अब देखो यहाँ पर खुद ही बोला गया क्वेश्चन में कि फर्स्ट पाइप टेक 5 मिनट्स मोर, पहला पाइप जो है ना 5 मिनट ज़्यादा लगा रहा है दूसरे के मुकाबले। ठीक है, तो यही लिख दिया कि फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू 5 प्लस टाइम टेकन बाई सेकेंड पाइप। अब देखो जो सेकेंड पाइप जितना समय लगा रहा है अकेले फिल करने में, उसको x मान लेता हूँ, इसको x मान लूँगा, इसको x मान ले रहा हूँ। ठीक, और ये प्लस को प्लस लिख दे रहा हूँ, 5 को 5, इक्वल को इक्वल। और यहाँ पर फर्स्ट पाइप टेक्स टाइम, इसको नोट कर लेता हूँ, टेक्स टाइम टू फिल द टैंक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पाइप
देखो यहाँ पर सेकंड पाइप कितना, सेकंड जो पाइप है वो कितना टाइम लगा रहा है टंकी को फिल करने में, वो x ले लिया हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट पाइप हो जाएगा वो 5 + x ले लेगा, तो ये हो गया, ठीक। तो पहला पाइप कितना मिनट लगा रहा है, 5 + x मिनट लगा रहा है, दूसरा पाइप x मिनट लगा रहा है फिल करने में, याद रखिएगा ये, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये जो है ना, इसको मैं माना हूँ x, याद रखिए कि मैंने इसको x माना है, ठीक। तो लिख दूँ क्या, लेट, यहाँ देखो ऊपर लिखना चाहिए लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट सेकेंड पाइप्स टेक्स टाइम टू फिल द टैंक bx। सेकेंड पाइप ने x मिनट्स लगाया, ठीक, सेकेंड पाइप ने x मिनट्स लगाया, ठीक। अपने से मान लूंगा सेकेंड पाइप ने x मिनट्स लगाया है, तो सेकेंड कितने लगाया, सेकेंड पाइप ने x मिनट्स लगाया है, देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पाइप है ना उसने x मिनट लगाया है, अपने से मैं एज्यूम किया हूँ, अपने से माना हूँ, सेकेंड पाइप x मिनट लगाया है और फर्स्ट पाइप x + 5 मिनट लगाया है, याद रखिएगा। सेकेंड पाइप जो है x मिनट लगाया है और फर्स्ट पाइप x + 5 मिनट लगाया है, ठीक है। तो ये सेकेंड पाइप का टाइम आ गया और ये फर्स्ट पाइप का मिनट में इसको कर देता हूँ मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स, ये हो गया। अब देखिए ये पूरा टंकी को भरने में ये x मिनट लगाता है, ठीक। देखो एक बात याद रखिएगा, जो पहला पाइप है वो पूरी टंकी को भरने में इतना मिनट लगाता है और जो दूसरा पाइप है पूरी टंकी को भरने में x मिनट लगाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं पार्ट ऑफ टैंक filled by second pipe, part of tank filled by second pipe in 1 minute। तो 1 मिनट में कितना पार्ट टंकी का भर देगा भाई, देखो x मिनट में, देखो यहाँ पर पहले वाले की बात कर रहा हूँ, सेकेंड पाइप की बात कर रहा हूँ, सेकेंड पाइप ने क्या किया, सेकेंड पाइप है ये फर्स्ट पाइप है, देखो गौर से आप समझो, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। देखो सेकेंड पाइप जो है ना, सेकेंड पाइप x मिनट्स में फिल कर दे रहा, फुल टैंक कर दे रहा है, ठीक है, x मिनट में पूरा टंकी भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा भाई, देखो x मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा। तो भाई ये इसको आप याद कर लो कि जैसे देखो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन ये है कि देखो x मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है तो 1 मिनट में कितना टंकी का पार्ट भरेगा, तो 1/x पार्ट भरेगा, 1/x पार्ट ऑफ टैंक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। देखो x मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है, दूसरा जो पाइप है x मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना टंकी का पार्ट भरेगा, 1/x, रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो याद रखिएगा ये रूल होता है कि जैसे x मिनट में वो पूरा काम कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब पूरी टंकी भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट टंकी का भरेगा, तो x का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/x। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सेकेंड पाइप इन 1 मिनट, तो 1 मिनट का पूछ रहा है तो 1/x पार्ट ऑफ दी टैंक हो जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ दी टैंक। तो खाली मैं 1/x लिख देता हूँ, 1/x पार्ट ऑफ दी टैंक नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक। अब ये हो गया। देखो अब दूसरा, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में फर्स्ट पाइप
देखो जो फर्स्ट पाइप है वो कितने मिनट में, x + 5 मतलब 5 + x मिनट में, 5 + x मिनट में फुल कर दे रहा है टैंक, फुल टैंक भर दे रहा है, ठीक, फुल टैंक कर दे रहा है। x + 5 मिनट में फुल टैंक कर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना टैंक को भरेगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, 1 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/x + 5 पार्ट ऑफ टैंक भरेगा, पार्ट ऑफ टैंक। देखो ये आपको भाई थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो x + 5 मिनट में फुल टैंक कर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा टैंक का, 1/x + 5 पार्ट भरेगा, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूँ, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 + x, ठीक, ये हो गया, समझ गए कि नहीं, ये हो जाएगा, ठीक। पार्ट ऑफ टैंक यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, पार्ट ऑफ टैंक नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ 1 पाइप टेक्स 5 मिनट्स, ये हो गया, फाइंड द टाइम टेकन, ये होगा 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, ये तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई बोथ इन 1 मिनट, हम निकाल लेते हैं, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ पाइप टुगेदर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में दोनों लोग एक साथ अगर मान लो खोल दिए जाएं, तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेंगे टंकी का, भाई इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। देखो अकेले 1 मिनट में इतना पार्ट टंकी का भर रहा है, ये अकेले 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है पूरे टैंक का, तो भाई 1 मिनट में दोनों मिल करके कितना भरेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 1/x + 1/5 + x, ये हो गया, ठीक है। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ पाइप टुगेदर इन 1 मिनट, ये हो जाएगा। अब देखो 1 मिनट में इतना भर रहे हैं, इतना पार्ट भर रहे हैं, पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक लिखने की जरूरत नहीं है। तो टाइम कितना लगेगा, नंबर ऑफ मिनट्स required by both pipe to fill the tank completely। देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो भाई आप पेशेंस रखो। नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड, देखो 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो कितना मिनट लगेगा, तो भाई इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो याद रखो ना भाई, रूल है, जैसे देखो x मिनट में पूरा भर दे रहा है टंकी, तो 1 मिनट में इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर 1 मिनट में 1/x पार्ट भर रहा है, तो टोटल कितना मिनट लगेगा टंकी को भरने में, तो x मिनट लगेगा ना, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो वहाँ पर देखो नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड बाई बोथ पाइप टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 मिनट में इतना हिस्सा भर रहा है टंकी का, तो टोटल कितना मिनट लगेगा टंकी को भरने में, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि कितना मिनट लगेगा, ये इतना मिनट लगेगा, ठीक है, हमारे हिसाब से इतना मिनट लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसके नीचे चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई देखो हमारे हिसाब से 11 होल 1/9 मिनट लगेगा, हमारे बुक के हिसाब से इतना लगेगा, हमारे हिसाब से इतना टाइम लगेगा टोटल, ये टोटल टाइम है, ठीक है। आप देखो घबराओ मत, बहुत आसान है, मैं समझाने के चक्कर में इतना लेंदी कर दिया हूँ, आप टेंशन मत लो। अभी देखो एक और तरीके से समझाऊंगा, समझ जाओगे। देखो 11 9 जा 99 और 1 100, तो 100/9 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x + 1/5 + x। अब देखो रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो 9/100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1/x + 1/5 + x, यहाँ लिख देता हूँ रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया था, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दिया हूँ। इस वजह से ये चीज़ ऊपर चला गया, ये है ना, तो ये ऊपर चला गया है और ये नीचे आ गया है, समझ गए कि नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये इक्वेशन मैंने बना दी,
आप इसको ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, मैं इक्वेशन बना ले रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये 33 वाला जो है ना, आप भाई सीधा सीधा रट लो, सीधा सीधा याद कर लो कि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहला पाइप है 5 मिनट ज़्यादा लगाएगा, तो पहला पाइप को 5 + x ले लो, दूसरा पाइप जो है ना x मिनट लगा रहा है, भाई इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया। ठीक, और इसका रेसिप्रोकल करो, 1/5 + x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया। बस दोनों को जोड़ दो, जोड़ करके इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर देना, ये इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा। बस इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल प्लस इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, बस आंसर आ जाएगा। रट लो भाई, अब तो रट गया होगा। तो भाई हम तो ऐसे ही रटे हुए हैं, देख करके इक्वेशन बना लेते हैं। देखो जैसे ये इक्वेशन है, इसका तुरंत आंसर बता सकते हैं, देखते ही साथ इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखते ही साथ इक्वेशन बन जाती है भाई, इतना रट जाना चाहिए आपको। धीरे धीरे हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करोगे आप। देखो इसका कैसे निकलेगा, 33 वाले का इक्वेशन कैसे बनेगा, फिर से बताता हूँ। देखो ये जो है ना, आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया, और इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया, और इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा, बस हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के इज इक्वल टू दिस कर दो, इक्वेशन बन गई। समझ गए कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, कभी आ जाए तो ऐसे इक्वेशन बना लेना। अब देखो थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आपको शायद समझ में ना आए तो आप टेंशन मत लो, क्या ज़रूरी कि यही आए भाई, लेकिन एग्ज़ाम में एक दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो समझाने में टाइम लग रहा है, इक्वेशन तो 1 मिनट में बन जाएगी ना, इक्वेशन समझने में कौन सी दिक्कत है, लेकिन पूरा प्रोसीजर समझोगे तो टाइम लगेगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए गौर से, यहाँ पे बोल रहा है 480 रुपीज़ है, 480 रुपीज़ को x बच्चों में बांटना है, 480 रुपीज़ को x बच्चों में बांटना है। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, कह रहे हैं अगर 20 बच्चे और बढ़ जाएं। देखो जब भी बोले कि बढ़ जाए या घट जाए या डबल हो जाए, तो भाई सबसे पहले आप जो है ना शुरुआत में कितने बच्चे थे उसको x मान लो। तो 2 केस हो गए ना, एक शुरुआत वाला केस हो गया, शुरुआत में जितने बच्चे थे वो वाला केस हो गया, एक बाद में 20 और बढ़ गए, तो 20 और जब बच्चे हो गए तब दूसरा वाला केस हो गया, तो 2 केस हो गए कि नहीं। देखो पहला केस क्या है, पहला इनिशियली जब बच्चे नहीं बढ़े थे, इनिशियली पहला केस हो गया, फाइनली बच्चे बढ़ गए, बाद में 20 बच्चे और हो गए ना, तो इनिशियल वाला केस हो गया, फाइनल वाला केस हो गया। देखो शुरुआत में कितने बच्चे थे, शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे x बच्चों में बांटना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x थे। बाद में कितने बच्चे हो गए, बाद में 20 बच्चे, ये देखो लिखा है 20 मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लिया करो कि 2 केस बना लिया करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 और हो गए, 20 और हो गए मतलब x + 20 हो गए, तो x + 20 हो गए, ये देखो। ठीक, देखो जब भी बोले कि 20 और बढ़ गए हैं, तो शुरुआत वाले को x मान लो, बाद वाले को x + 20 मान लो, तो शुरुआत में x बच्चे थे, बाद में x + 20 बच्चे हो गए। समझ गए कि नहीं? अब देखो शुरुआत में कितना पैसा था, टोटल मनी कितना था, टोटल मनी 480 रुपीज़ था, जिस पैसे को डिवाइड करना था वो 480 रुपीज़ था। बाद में कितना पैसा था, टोटल मनी, यहाँ पर टोटल मनी जिसको डिवाइड करना है उस पैसे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बांटना है ना, 480 रुपीज़ ही है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर जो पैसा डिवाइड करना बांटना है बच्चों में वो 480 रुपीज़ ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। शुरुआत में 480 रुपीज़ को बांटना है, बाद में भी 480 रुपीज़ को बांटना है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क यह है, शुरुआत में x बच्चे थे, बाद में 20 बच्चे और आ गए, मतलब x + 20 बच्चे हो गए बस। ठीक, तो बताओ यहाँ पर बोल रहा है देन ईच वुड हैव गॉट 20 लेस, कह रहा है जब 20 बच्चे और आ जाएंगे तो हर एक बच्चे को 12 रुपये कम मिलेगा। सही बात है भाई, बच्चे बढ़ जाएंगे ना तो हर एक बच्चे को कम कम पैसा मिलने लगेगा। ठीक है, तो बच्चे बढ़ना सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएगा फिर पैसा कम कम मिलेगा, हर एक लोग को कम कम मिलेगा। देखो यहाँ पर जो है ना हर एक बच्चे को कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि हर एक बच्चे को कितना कितना पैसा मिल रहा है। तो देखो
ईच मतलब हर एक, ईच स्टूडेंट्स शेयर, हर एक बच्चे का कितना शेयर है, हर एक बच्चे का कितना शेयर है भाई, शेयर्स मतलब उसको कितना मिल रहा है। देखो 480 रुपये है, 480 रुपये को मान लो x बच्चों में बांटना है, x मतलब कोई नंबर समझ लो, 480 रुपये को x बच्चों में बांटना है, x मतलब चलो x को मान लो 10 बार मान लो, ठीक है। 480 रुपये को x मतलब 10 समझ लो, समझना बस 10 है लेकिन बोलना x ही है, ठीक है। देखो 480 रुपये को ना 10 बच्चों में बांटना है तो कितना कितना मिलेगा सभी बच्चों को, 10 बच्चों को कितना कितना मिलेगा भाई, 480 रुपये है, 10 बच्चों को बांटना है, 10 बच्चों 10 से डिवाइड कर देंगे तो भाई 48 रुपये सबको मिलेगा। 48 पहले वाले बच्चे को, दूसरे वाले बच्चों को 48, तीसरे को भी 48, ऐसे 10 बच्चे हैं सबको 48 मिलेगा, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर लेकिन 10 बच्चे नहीं हैं, x बच्चे हैं। कितने x बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने 10 मान लिया था लेकिन x बच्चे हैं एक्चुअल में। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, तो x से डिवाइड कर देंगे तो भाई ये हो जाएगा हर एक बच्चे को 480/x मिलेगा, ठीक है। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, हर एक बच्चे को इतना मिलेगा, तो 480/x, तो हर एक बच्चे को इतना रुपए मिलेगा। शुरुआत में हर एक बच्चे को इतना मिल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 बच्चे और बढ़ गए हैं, 20 बच्चे और बढ़ गए हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, ईच स्टूडेंट्स शेयर, हर एक बच्चे का शेयर कितना होगा भाई। देखो 480 रुपये को बांटना है, कितने बच्चों में बांटना है, x + 20 बच्चों में बांटना है, तो x + 20 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर एक बच्चे को 480/x रुपीज़ मिल रहा है, यहाँ पर हर एक बच्चे को 480/x + 20 रुपीज़ मिल रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं तो हर एक बच्चे को कम मिल रहा है ना, कितना कम मिल रहा है, 12 कम मिल रहा है, तो ये कम है, ये क्या है, ये कम है, ये पैसा कम है, ये शेयर कम है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से देखो 480/x है और ये 480/x + 20 है, दोनों में कौन कम है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो गए तो हर एक बच्चे को कम मिलने लगेगा भाई। अभी जैसे मान लो 10 बच्चों में बट रहा था तो सब लोग को बहुत ज़्यादा मिल रहा था, अब 15 बच्चे हो गए तो भाई तो हर एक बच्चे को थोड़ा थोड़ा कम मिलने लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हो गए तो ये हर एक बच्चे को कम कम मिलने लगा। कितना कम मिलने लगा, 12 कम मिलने लगा, ठीक है। तो हर एक बच्चे को 12 कम मिलने लगा, तो ये इसमें कम है, ये 12 कम है तो इसको मैं 12 दे देता हूँ ताकि दोनों बराबर हो जाएं। क्योंकि भाई ये जो है ना हर एक बच्चे को मिल रहा है जो पैसा वो है, तो हर एक बच्चे को 12 यहाँ कम मिल रहा था, 12 कम मिल रहा था, यहाँ पे 12 ज़्यादा मिल रहा है, तो भाई मैं इसको 12 दे देता हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को 12 कम मिल रहा है। ये कम है, ये कम है ना, ये कम है और ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ज़्यादा वाले को और ज़्यादा कर दोगे तो बराबर नहीं आएगा, हमें इन दोनों को बराबर करना था, हमें इन दोनों क्या करना था, बराबर करना था। क्यों बराबर करना था, क्योंकि भाई मुझे इक्वेशन बनानी है ना, दोनों के बीच में इक्वल लगाना है। तो भाई ये जो है ना हर एक बच्चे को, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हो गए तो हर एक बच्चे को कम मिल रहा है, तो हर एक बच्चे को कम मिल रहा है, ये 12 रुपये कम मिल रहा है, तो 12 रुपये कम है और ये 12 रुपये ज़्यादा है, मुझे दोनों को बराबर करना है। तो मैं ये 12 रुपये कम है तो इसको 12 दे देता हूँ ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब देखो दोनों बराबर हो जाए, जैसे तराजू नहीं होता है, तराजू में देखो ये 12 रुपये कम है और ये 12 रुपये ज़्यादा है, तो इधर 12 डाल दो ताकि तराजू बैलेंस हो जाए, तराजू बराबर हो जाए। समझ गए कि नहीं, 12 क्यों जोड़ा हूँ, समझ गए। अगर आप इधर जोड़ो गलत हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन बनाने का तरीका याद रखिएगा, ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए गौर से, तो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 12 ये कम था, 12 ये कम था, इस वजह से 12 दे दिया ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब देखो इसको उधर ले आऊँगा, 480/x है, ये -480/x + 20 है = 12। ये 480 बाहर आ जाएगा, 480 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x - 1/x + 20 = 12। अब देखो ये 480 डिवाइड में आ जाएगा, 480 ये डिवाइड में आ जाएगा, 480 डिवाइड में आ गया ये, ठीक है। अब देखो गौर से, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, x + 20 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा -x और ये कितना हो जाएगा, ये नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक। ये देखो 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48,
ये 1/40 आ गया। अब देखो ये x और ये x कट गया, ये आ गया 20/x, x प्लस 40 इज इक्वल टू 1। देखो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 20x हो जाएगा, यहाँ पर ये है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8, 800 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 20x। अब देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 800 और इज इक्वल टू 0। ये इसको 0 को चलो उधर कर देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गई, समझ गए कि नहीं। तो देखो इसको आप एक काम करो, आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लो। स्प्लिट द मिडिल टर्म से मैं इसको फैक्टराइज कर ले रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 800 है ना, तो 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 4 जा, मालूम है ना स्प्लिट द मिडिल टर्म से कैसे करते हैं, तो 2 1 जा, 2 5 जा, 2 25 जा, 5 5 जा, फिर 5 1 जा। अब देखो यहाँ पर 20 चाहिए ना, तो 5 5 5 25 25 टू जा 50, तो देखो माइनस 800 को ब्रेक करना है ऐसे, ठीक है। तो ये 5 5 25 25 टू जा 50, 50 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 20 नहीं आएगा, एक काम करता हूँ 5 5 25 ले लेता हूँ एक, और यहाँ पर कितना है, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया। दोनों को घटाऊंगा तो 20 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो कितना है, तो नहीं आ रहा है, 20 लाना है हमें। तो किसको ले लूँ, 5 2 जा 10 ले लूँ, 5 4 जा 20 ले लेता हूँ, चलो 5 4 जा 20 ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 4 जा 20 ले लिया, 5 4 जा हो गया 5 5, ये 5 चला गया, ये 2 2 चला गया, 5 4 जा 20, ये 5 बचा, 5 8 जा 40, 40 ले लेता हूँ, तो हो तो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 और 20, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, ये सब बेकार के हैं, इनको हटा देता हूँ, 20 और 40 ले लेता हूँ, 40 और 20 ये मिल गया, ठीक है। तो देखो पेयर ढूंढने में टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पर प्रणव कह रहे हैं हाय सर, बैच खरीदना पड़ रहा है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही कह रहे हैं। तो भाई बैच खरीद लो भाई, ठीक है, बैच खरीद लो, हमसे जब पढ़ना हो तो हमसे भी पढ़ लिया करो, अगर 10th में हो तो हमसे भी पढ़ लो भाई, ठीक है। आपको सही लग रहा है तो भाई खरीद लो बैच, भाई आपका पैसा है, आप चाहे जो करो, ठीक है। स्कूल में तो भाई स्कूल के भरोसे मत रहो, ठीक है, स्कूल वाले के भरोसे मत रहो, और कुछ अपना देखते रहो, बैच खरीदना हो तो खरीद लो, ठीक है। अगर 10th क्लास में हो तो भाई हम भी पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। एसएसटी और साइंस के लिए और हिंदी के लिए, सही बोल रहे हो, एसएसटी साइंस या हिंदी के लिए तो भाई खरीदना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। और भी देख सकते हो भाई, बैच भी ले लो अपना, लेकिन रेगुलर रहना, ठीक है। ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन कहीं देख लो, ठीक है, जैसे आपको सही लगे भाई। अब देखो यहाँ पर जो है ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 800 है ना, माइनस 800 को ब्रेक किया मैंने 40 और 20 में, तो हमें यहाँ प्लस रखता हूँ, यहाँ माइनस रखता हूँ। देखो मैं इसको ब्रेक कर दूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, प्लस 40x माइनस 20x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 40, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 20, तो x प्लस 4 2 जा 8, तो 20 24 जा 80, 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस 40 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 40 हो जाएगी, एक x की वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस में तो ले नहीं सकते, x क्या है, x है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस में नहीं होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस में नहीं होते हैं, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, समझ गए हो कि नहीं। अब देखो मैं थोड़ा सा जो है ना आपको MCQ करवा देता हूँ कुछ, उसके बाद मैं क्लास को वर्क करूँगा, थोड़ा बहुत MCQ करवा देता हूँ मैं, ठीक है।
देखो एमसीक्यू करवा देता हूँ थोड़ा। एमएल अग्रवाल की बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक दो क्वेश्चन करवाते हैं एमसीक्यू के। एमसीक्यू एमएल अग्रवाल, ठीक है, एमएल अग्रवाल की बुक से करवा रहा हूँ। पेज नंबर 98 है, ठीक है, पेज नंबर 98। देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ 3 इज अ रूट, इफ 3 इज अ रूट, if 3 is a root of the 3 is a root of the quadratic equation x square minus px plus 3 is equal to 0, then the value of p is, तो p की वैल्यू क्या होगी? 2023 में आया था ये, तो p की वैल्यू 4 होगी क्या, 3 होगी क्या, 5 होगी क्या, बताइए 2 होगी क्या, क्या होगी बताइए p की वैल्यू। पहला क्वेश्चन हो गया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन k की वैल्यू बतानी है। देखो ये 2024 में आया था स्पेसिमेन पेपर में। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -6, लेस देन 6। डी ऑप्शन हो जाएगा लेस देन 9, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए बैक टू बैक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 3, देन p की वैल्यू बतानी है। देखो 3 रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। रूट मतलब ऐसे x की वैल्यू जिसको यहाँ पर रख दिया जाए x की जगह पर, तो LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए, मतलब दोनों 0 आ जाए, ठीक है। तो भाई देखो ये इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर माइनस px प्लस 3, ये इक्वेशन है हमारी। यहाँ पे बोल रहा है 3 एक रूट है, 3 इज अ रूट, 3 एक सोल्यूशन है, इसका रूट बोल दो चाहे। भाई आप 3 रख दो यहाँ पर x के प्लेस पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दो। ये जो 3 है ना वो सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS RHS बराबर कर देगा। तो 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। 3p को उधर भेज देंगे तो 3p, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे कर देंगे ये 3, तो 3 में 3 4 जा, तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देखो यहाँ पर इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स जो हैं इसके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो रूट्स इसके हैं रियल नंबर में है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनइक्वल, डिफरेंट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनइक्वल, बराबर नहीं है। दोनों जो रूट्स हैं ना वो अनइक्वल हैं और रियल नंबर में है। तो भाई याद रख लो, ऐसी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई आप इसका डी निकालो। अगर डी जो है डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर डी 0 से ज़्यादा आ गया तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तब क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब
दो इसके रूट्स होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो वही करते हैं। देखो हमारी जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है, देखो d इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोले ना, मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d 0 से ज़्यादा होना चाहिए। याद कर लीजिए, जब d 0 से ज़्यादा होता है तब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स अनइक्वल होते हैं और रियल नंबर में होते हैं। तो d क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, b हमारा है ये -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 है इंटू सी के है, ये हो गया। तो -6 का स्क्वायर 36 -4 के इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस के है, ये 36 उधर चल जाएगा, -36 हो जाएगा। अब देखो निगेटिव नंबर को डिवाइड भेज रहे हैं, निगेटिव नंबर को डिवाइड भेज रहे हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी होती है चेंज हो जाती है। निगेटिव नंबर को आप डिवाइड भेजोगे तो जो ये साइन ऑफ इन इक्वेशन है ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव नंबर को डिवाइड में भेजा करिए, तो ध्यान दिया करिए। और भाई ये रूल याद रखिए, निगेटिव नंबर को डिवाइड भेजोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 × 4 4 9 × 36, तो k इज़ लेस देन 9। तो ये आंसर आ गया हमारा, k इज़ लेस देन 9। तो ऑप्शन है कि नहीं, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर देते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। देखिए गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं। देखो ये जो है एक्सरसाइज 5.4 है, एक्सरसाइज 5.4 ML अग्रवाल की बुक की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पर फाइंड, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 3x² minus px plus 5 is equal to 0 has real roots। तो ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 3x² minus px plus 5 is equal to 0 has real roots। तो रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देखिए इसको करते हैं बढ़िया सा। यहाँ पर देखो आप याद रखो, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0। इसमें अगर d आप निकाल रहे हो, देखो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर आप d निकाल रहे हो, मान लो d 0 आ जा रहा है, d 0 आने का मतलब होता है कि 2 इक्वल रियल रूट्स होता है ना, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो याद कर लीजिए 2 इक्वल रियल रूट्स मतलब d 0 होगा। ठीक है, अगर d अगर 0 से ज़्यादा है मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होता है, 2 अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अगर d माइनस में आ गया मतलब नो रूट्स, मतलब क्वेश्चन गलत है, नो रूट्स, कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो देखो आप इस दोनों गौर से देखो यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि रियल रूट्स, तो रियल रूट्स बोलता जाता है, दोनों कंबाइन कर देते, रियल रूट्स मतलब दोनों कंबाइन कर देंगे। देखो रियल रूट्स के लिए फॉर रियल रूट्स सिर्फ रियल रूट्स बोला, तो ये भी रियल नंबर, रियल की बात हो रही, 2 इक्वल रियल रूट्स है ना, यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स।
यहाँ पर देखो डी पॉजिटिव रहता है तब भी रियल रूट्स होते हैं, डी जीरो रहता है तब भी रियल रूट्स होते हैं। भाई रियल रूट्स की कंडीशन याद कर लीजिए, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है ये। तो ये होता है रियल रूट्स की कंडीशन, डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये होता है। अब देखिए गौर से, बी कितना है यहाँ पर, देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो यहाँ पर b कितना है, b हमारा है माइनस पी, ये माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, a हमारा है 3 इंटू सी कितना है, ये इंटू रहता है यहाँ पर, c कितना है, c 5 है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12 12 5 जा 16, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो ये हो गया कि नहीं हो गया। आप इसको जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 60 का, तो 2 3 जा, यहाँ पर देखो आप 60 को उधर मत भेजो, आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी लग रही है, अगर ये लीनियर होता खाली p होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 2 3 जा 0, आप इसको पहले फैक्टराइज कर लो। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज कर लो, इसको आप फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर है इसको बी स्क्वायर बनाओ, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ऐसे बना लो पहले। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ, देखो इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा। अब देखो आप लोग सोच रहे हो कि इसको आप उधर क्यों नहीं भेज दे रहे हो, भाई उधर उसको मत भेजो, ये क्योंकि ये क्या है, इनइक्वालिटी है, ये इन इक्वेशन है, खाली इक्वल थोड़ी नहीं है, तो आप उसको उधर मत भेजो। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 3 जा 0 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर तो 2 और ये, तो आप इसको जो है स्क्वायर रूट 60 का होल स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट 60 ऐसे। ठीक है, तो आप जो है ना स्क्वायर रूट 60 कितना होगा, स्क्वायर रूट 60 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये जो है ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 15 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे बन गया, समझ रहे हो ना, 2 रूट 15 ही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया, समझ गए कि नहीं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये यहाँ पर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखो जब भी आप ऐसे रहे क्वाड्रेटिक रहे, ऐसे क्वाड्रेटिक रहे ना, तो आप डायरेक्ट इसको पी स्क्वायर को अकेला मत किया करें, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ पर वेवी कर्व लगेगा, वेवी कर्व देखो नई चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पर वेवी कर्व क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, नाम अगर ना आप नहीं याद भी कर रहे कोई दिक्कत नहीं, वेवी कर्व नाम या नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऐसे समझो जब भी यहाँ क्वाड्रेटिक हो और इन इक्वेशन लगा हो, इनइक्वालिटी लगी हो, तो भाई आप इसको पहले फैक्टराइज कर लो, ऐसे फैक्टराइज कर लो। ठीक, यहाँ पर देखो p का कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए, लेकिन अब देखो है, एक बार इसको 0 मानो, आप इसको 0 मानो, ऐसे एक बार इसको 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो, ये रूल होता है। इसको एक बार 0 मानो तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 रूट 15 आएगी, यहाँ से p की वैल्यू आएगी 2 रूट 15। ठीक, तो 2 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद आप जो है यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, आप जो है ना यहाँ पर एक लाइन बनाओ, यहाँ पर जो है देखो माइनस 2 रूट 15 है, और यहाँ पर एक काम करते हो माइनस वाला रखो, माइनस 2 रूट 15 यहाँ होगा, माइनस वाले नंबर लेफ्ट साइड में होता है, और प्लस वाला यहाँ पे रखो। ठीक है, ऐसे कर लोगे नंबर लाइन में। अब देखो आप जो है यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है,
तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, तो ग्रेटर है ना, ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे और ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे और ये, तो भाई यहाँ से लेकर के इससे ज़्यादा और यहाँ से इससे कम, तो आंसर हमारा क्या होगा, P जो हो जाएगा, P तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√15 हो जाएगा, और P जो है लेस देन -2√15, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर एक बार मिला लेता हूँ मैं, आंसर देखता हूँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो P आ रहा है P लेस देन -2√5, P लेस देन -2√5, P ग्रेटर देन 2√5, तो ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव था, देखो 0 से ज़्यादा था, इस वजह से हमने ये पॉजिटिव वाले लिए, ठीक है, पॉजिटिव वाले लिए हैं, ठीक है। अगर ये कहीं ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता तो मैं तब ये लेता, इनके बीच का आंसर लेता, ठीक है। P की वैल्यू तब -2√15 से लेकर के +2√15 के बीच की होती, लेकिन इधर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है मतलब 0 से ज़्यादा, ये 0 से ज़्यादा, ये चीज़ 0 से ज़्यादा है, ये 0 से ज़्यादा मतलब प्लस वाला लेंगे भाई, प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगाना, इसको रट लो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस लगाना, यहाँ से प्लस से शुरू करना है, तो प्लस वाले लेंगे भाई। ये क्या कह रहा है, इससे ज़्यादा लो, ठीक, तो 2√15 से ज़्यादा, 2√15 से ज़्यादा ये, ठीक, ये वाला ये हो गया, और यहाँ पे क्या कह रहा है -2√15 से कम, इधर माइनस इन्फिनाइट है, तो ये, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये 2 आंसर होंगे, समझ गए कि नहीं। तो ये होगा, थोड़ा सा अलग था ये, यहाँ पर वेवी कर्व लगाया गया। देखो यहाँ पर इसके लिए ना आपके बुक में एक नोट करके भी लिखवाया गया है, ठीक है, देखो यहाँ पर नोट करके लिखवाया गया है, पेज नंबर 77 में, पेज नंबर 77 में आप गौर से देखो, यहाँ पर ऐसे नोट करके भी लिखवाया गया है कि यहाँ पर आप इस नोट को पढ़ लो पहले, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक रहे और इन इक्वेशन रहे, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक है और इन इक्वेशन है, तो ये पेज नंबर 77 को रिफ़र करो आप, ठीक है, एक्सरसाइज 5 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 77। देखो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल नंबर सच दैट बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, देन अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन। तो देखो ये वाला केस था, तो हमारा वाला कौन सा केस था, हमारा वाला केस था ये वाला ग्रेटर वाला केस था, तो हमारा जो केस था वो वाला था, ये देखो फोर्थ वाला केस था, तो फोर्थ वाले केस में ये आएगा माइनस वाला और ये, ठीक, समझ गए कि नहीं, देख रहे हो ना आप, बिल्कुल पहचान लो भाई इसको, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ को याद करना, याद कर लो, चाहे ये वेवी कर्व लगा दिया करो, वेवी कर्व लगा दोगे जल्दी हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आप इसको याद करोगे तो भाई भूल जाओगे, इसको याद करोगे भूल जाओगे, इससे अच्छा वेवी कर्व लगा दिया करो। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, आप इसको 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। देखो ये वेवी कर्व में क्या होता है, ऐसे लाइन बनाओ, तो ठीक है, सबसे पहले ये जो है इसको 0 मानो, यहाँ से पी की वैल्यू आएगी, इसको 0 मानो, यहाँ से पी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पी की वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर दो ऐसे, फिर यहाँ से ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाना है, ठीक, तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन इस तरह का करवाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या बदल देते हैं, यहाँ पर के कर देते हैं बस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं बस, x² माइनस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर k कर लो, तो x² माइनस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स, तो रियल रूट्स है, तो वही तरह क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ पर जो है
रियल रूट्स की कंडीशन क्या है कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, बहुत से लोग इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये डी ही तो है, ये डी ही तो है, डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही तो है। डी के प्लेस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी कितना है, देखो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है, गौर से आप देखो, b कितना है, b माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है इंटू सी कितना है, c 5 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना, आप इसको 20 को उधर ना भेजिए, फिर से फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस रूट 20 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, तो ऐसे कर लो आप। अब जो है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए भाई क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये आ गया, इसको मैं फैक्टराइज कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो यहाँ क्वाड्रेटिक हो और इनइक्वालिटी हो, तो भाई आप इसको उधर मत भेजा करो, 20 को उधर मत भेजो, ठीक है। इसको रूट 20 का होल स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो, फिर इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज हो गया है, आप देखिए गौर से, यहाँ पर जो है वेवी कर्व लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड देखो क्या होता है, वेवी कर्व मेथड में आप जो है ना इसको 0 मान लो, सबसे पहले 0 मानोगे तो के की 2 वैल्यू आएंगी, इसको 0 मानोगे तो एक के की वैल्यू आएगी माइनस रूट 20, ये इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से एक बार इसको 0 मानेंगे, ठीक है, एक बार इसको 0 मानोगे तो के की वैल्यू आएगी प्लस रूट 20। तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दोनों क्या हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स इनको कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स इनको बोला जाता है। नाम है, बस नाम याद रखना, याद रखो ना, याद रखना ना, याद रखो। मेथड का नाम भी याद करना, याद करो ना, याद करना ना, याद करो। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो इनको क्यों बोला गया, क्योंकि देखो आप ऐसे नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन ऐसे बनाओगे, देखो माइनस रूट 20 यहाँ कहीं होगा, माइनस रूट 20 और प्लस रूट 20 यहाँ कहीं होगा, प्लस रूट 20। यहाँ पर ये देखो हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर देन 0 ना, तो भाई देखो वेवी कर्व मेथड में आप याद रखो कि इधर से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं और प्लस माइनस लगाते जाते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस मतलब एक जगह प्लस, पहले प्लस से शुरू करेंगे, रूल है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, और आगे होता तो और फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करते, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस से शुरू करना है, याद रखिएगा प्लस से शुरू करना है, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है, वेवी कर्व मेथड। देखो बुक में भी ये है, आपकी एम एल अग्रवाल बुक में पेज नंबर 77 में है, पेज नंबर 77 में आप देखिए, ये है ना पेज नंबर 77, ठीक है। तो याद रखिएगा पेज नंबर 77 में देख लीजिएगा, आपकी बुक में अलग तरीके से है, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ से प्लस, पहले प्लस होना चाहिए, ये याद रखिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक ये। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 0 से ज़्यादा बोला गया ना, 0 से ज़्यादा बोला गया है, 0 से ज़्यादा मतलब प्लस वाले लेना है, प्लस वाले लेना है, ये प्लस वाला लेना है, ये प्लस वाला लेना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 20 से लेकर के इन्फिनाइट तक, यहाँ पर आएगी माइनस, यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -20 तक प्लस है ना, देखो ना प्लस कहाँ कहाँ है, रूट 20 से लेकर इन्फिनाइट तक प्लस है, और माइनस इन्फिनाइट से माइनस रूट 20 तक प्लस है, और बाकी -20 से लेकर +20 तक निगेटिव है, ठीक, पी की वैल्यू। तो देखो पी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है ना, ये यहाँ पैसे, तो ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी -√20 से कम आएगी ना, -√20 से कम, ठीक, ये हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, √20 से ज़्यादा, मतलब √20 से लेकर इन्फिनाइट तक, मतलब √20 से ज़्यादा, √20 से ज़्यादा,
तो √20 ये 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, √20 को क्या लिख सकते हो, √20 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√5। ठीक है, तो आप इसको 2√5 भी लिख सकते हो, 2√5। ठीक है, तो आप ये वैसे भी लिख सकते हो, 20 की जगह पे -2√5 भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी 20 की जगह पर क्या लिख सकते हो, -2√5 लिख सकते हो ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, समझ गए कि नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, ये थोड़ा अलग था, इस वजह से मैंने इतना टाइम यहाँ पे लगाया है। देखो यहाँ पर, चलो मैं क्लास को ओवर करता हूँ। अब मैं 9:30 बजे से ICSE बोर्ड को, CBSE बोर्ड को पढ़ाने आऊँगा। CBSE बोर्ड को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आजकल, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा रहा हूँ। ICSE को भी क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, CBSE को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा रहा हूँ। NCERT का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने आऊँगा मैं 9:30 बजे से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।